ओके जी। अच्छा ऐसे, जी जी अच्छा बोलिए। सर के मेरे मैं ये आपका जो बिल्ड शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हम्म। अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, ये यहाँ तक मैंने स्टडी भी कर लिया, वीडियोस भी मेरी कंप्लीट हो गई हैं, फिर मैंने टेस्ट दोबारा से एक दफ़ा अटेम्प्ट किया है, हम्म। और उसमें स्कोरिंग माशाल्लाह से बेहतर हो गई है एक। बेहतर हो गई। सर वो दूसरा ये कि ये आपने जो लिंक भेजा है ये मुझे बेसिकली अभी आपका मैंने मैसेज देखा कि याहू वाले पे आपने असल में अ, जो आपका रजिस्टर हुआ है ना इधर, मैं आपको जी दिखा भी देता हूँ। वो उसी के ऊपर मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि एक ईमेल एड्रेस सिर्फ होगा जो जिसके ऊपर आपको ये कार्रवाई मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखें ना। अब मुझे तो सिर्फ ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि कौन कौन लोग हैं, और ये देखें, नजम अलवी @yahoo.com। नहीं राइट, एक्चुअली ये मेरे एंड पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मैंने बेसिकली मैं मोस्टली जीमेल यूज करता हूँ, और मैंने अपना हॉटमेल और याहू को सिंक करवाया हुआ है ना वहाँ पे, तो ओके। ऑटोमेटिकली मेरी आ रही होती है ना। तो ये महल याहू की जो सिंकिंग है ये कहीं दरम्यान में कहीं स्टॉप हुई है, तो उस वजह से वो मुझे और मैंने अभी रिसीव नहीं दोबारा हो भी भेज पाया। दिया है। नहीं नहीं, बस दोबारा भी अभी आ भेज गया दिया। मेरे सामने, आ गए। आ गई है। जी हाँ, जी हाँ, आ गई है मेल आ हाँ गई। बस ठीक है। ये आपको मैं पहले भी भेजता रहा हूँ। शुरू जब किया था ना, ठीक है। तब भी मैंने आपको राइट कुछ टेस्ट भेजे थे। मेरे पास जो टेस्ट है मैं राइट। आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं यहाँ से आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक मिनट। अच्छा सर, दूसरा ये कि ये मेरा एस्पायर का अकाउंट है ना, हम्म। तो इसमें बेसिकली आपका ऊपर आ रहा है लोगो सिसकॉम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, वो उसी वजह से ना। जी। लेकिन इसके अंदर अलर्ट अलर्ट नहीं आएगा, ये जो इसमें आप नहीं। मुझे साइन करते हैं ये नहीं, ओके उसमें नहीं ओके। आएगा। उसमें राइट नहीं राइट। आएगा। आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको ये हम्म। टेस्ट पहुंच सकेगा। राइट ठीक राइट। है ना जी। तो अदरवाइज उसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो आप इंजॉय करें। लेकिन ये जी जो मैं बिल्कुल। टेस्ट आपको रिलीज करता हूँ, ये मेरे पास अलग लिस्ट है टेस्टों की, और ये इन्होंने मुझे हम्म। अलाउ किए हुए हैं, ये उनमें से है। राइट राइट ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टेस्ट हैं मेरे पास। अ, ये आपको स्क्रीन नजर आनी शुरू हो गई। नहीं अभी हाँ अब आ गई है। ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जी बिल्कुल आ रही है, ये सिमुलेटेड टेस्ट आ रहे अभी अभी हाँ। ये देखें। हैं। जी बिल्कुल ये आ गई। 5 सिमुलेशंस हैं। राइट। फुल सिमुलेशंस। फिर जी क्विज हैं बिल्कुल। ये चैप्टर वाइज। फाउंडेशन, राइट। एनवायरनमेंट, ये वो, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जो 3 हैं, फाउंडेशन, एनवायरनमेंट और रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये मैं चाह रहा था कि ये आप कर कर लें। ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो मैंने आपको फाउंडेशन वाला भिजवाया होगा। अभी एनवायरनमेंट और प्रोजेक्ट ये भी देख लें। 15 15 15 45 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। राइट। फिर ये जो पुराने पीएमबीओ के 6 एडिशन के चैप्टर्स हैं, उसके हिसाब से ये हम्म। 15 15 क्वेश्चन बने हुए हैं। ये देखें, स्टेक होल्डर तक। राइट। ठीक है जी। और इसके अलावा आप जब इसमें जाते हैं, तो इसमें आपको वो भी अलाउ करता है कि आप क्वेश्चंस को मॉड्यूल वाइज ले लें, या जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं उस तरह देख लें। एनीवेज उसमें। एग्जैक्टली सर, आज मैं हाँ जी बिल्कुल। जी। आज आज मैंने वैसे उसको भी ट्राई किया था। हम्म। मैंने जस्ट पीपल सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किए मैं पूरा नहीं कर पाया, टाइम जरा शॉर्ट था, लेकिन जितने मैंने किए फिर मैंने उनको एनालाइज किया, कोई 10 या 15 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, फिर उनको एनालाइज किया, उनकी स्कोरिंग देखी, और उसमें हाँ हाँ। ये बहुत हेल्पफुल है ये। बिल्कुल जी। मुझे विप्राजीत ने बताया था, जिन्होंने पहले ये पास किया। उन्होंने कहा जी कि मैं एग्जाम पास ही इसकी वजह से हुआ हूँ, और मुझे सारा डाउट क्लियर हो जाता था कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो हमें और क्या चाहिए थी, हम तो यही बेसिकली चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट सपोर्ट मिल जाए। राइट। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो इसका पासिंग स्कोर है वो कितने परसेंट है? सर ऐसा है कि पासिंग स्कोर कोई नहीं होता। इसकी परसेंटाइल होती है। परसेंटेज वाला चक्कर तो है नहीं। और परसेंटाइल के बारे में आपको पता ही होगा कि क्या चीज होती है। पता है राइट। आपको।
बेसिकली नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। सर ये इंटरनेशनल मैकेनिज्म है परसेंटाइल का। एक होता है कि एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं, और आपने कहा जी कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे 60% से ऊपर नंबर लेंगे वो पास हैं। अब हाँ, अगर ओके ज्यादा ओके लाइक क्लास ओके। होगी तो सारी 60% से ऊपर ले लेंगे। ज्यादा निकम्मी क्लास हुई तो हो सकता है कोई भी 60% ना ले सके। तो या सारी क्लास फेल हो जाएगी या सारी क्लास पास हो जाएगी, मतलब इसके चांसेस हैं। राइट। परसेंटाइल में वो ये करता है, वो कहता है कि मैंने क्लास के टॉप के 2% बंदे उठाने हैं, भले वो किसी कैटेगरी से क्यों ना हो। जिनके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, टोटल 10 बंदे हैं, उनमें से मैंने 2 बंदे उठाने। राइट। ठीक है, 20% हो गया। 2% का मतलब होता है कि 100 बंदे हैं तो मैंने ऊपर से 2 उठाने। तो अगर मैं कहता हूं कि 2% पासिंग है, तो वट एवर इज द नंबर ऑफ जो स्कोर्स, टॉप 2% स्कोर मैंने उठा लेने। अब इससे कोई राइट वही राइट। नहीं कि उस बंदे के 100% नंबर आए हैं, उसके 30% नंबर आए हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स 30% है तो ऊपर के 2 बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट। ठीक है जी। इससे ओके ओके। इससे एग्जाम ज्यादा कॉम्पिटेटिव बन जाता है। इसका मतलब है कि कोई परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई परसेंटाइल तो जरूर होगी। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि पीएमआई आपको परसेंटाइल भी नहीं बताती। वो कहती है बिल्कुल। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है कि ये देखना कि हमने आज कितनी परसेंटाइल वाले को पास करना है। हाँ हाँ। ये डिपेंड ओके। करता है कि जिन दिनों रश ज्यादा आ जाए राइट। उन दिनों परसेंटाइल ऊपर चली जाती है, ठीक है। और जब रश कम होता है, कॉमन क्राउड होता है, तो फिर हो सकता है कि 60% पे भी आप पास हो रहे हो। ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ कभी 50% पे भी कोई पास हो जाता हो। ठीक है ना। राइट। तो इसका मतलब है कि पीएमआई रिवील नहीं करना चाहती कि उनका परसेंटेज या परसेंटाइल क्या है। वो सिर्फ आपको ये बताती है कि आप पास हैं या फेल हैं। राइट। ओके ओके। तो फिर तो हमें जो टारगेट है वो हाईएस्ट को फोकस करना हाँ चाहिए। बिल्कुल, यही पॉइंट है। यू मस्ट ट्राई टू सिक्योर 80 to 85% एंड अबव। हाँ बिल्कुल। तो टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस के अंदर भी देन यू आर, इट इज पॉसिबल कि आप पास हो जाएंगे। अदरवाइज मुमकिन है राइट। कि हो सकता है आप 60 नंबर पे ही पास हो जाए, लेकिन ऐसा रिस्क क्यों लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू मस्ट सही प्रिपेयर कह रहे फॉर हैं। दी बेस्ट। और यही चीज एग्जैक्ट। इस एग्जाम को कॉम्पिटिटिव बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वेलकम सऊजान साहब, क्या हाल चाल है आपके। जी सऊद, आवाज आ रही है मेरी। सऊद भाई आप हमें दिख तो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे। आई कैन सी यू, यू आर लॉग्ड इन। चैट में लिखिएगा जरा आपकी मौजूदगी का एहसास हो हमें। जी बिल्कुल। तो आपको मेरी आवाज आ रही है, बट वी कांट हियर यू। देख लीजिए, अगर आप थोड़ा इसको सेट कर सकते हैं दोबारा, इन आउट करके या कोई इस तरह सिलसिला करके, तो अच्छा हो जाएगा। इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा ना अदरवाइज। अच्छा जी। तो जी नजम, ये बात हो गई। अब आप ये राइट। बताइए कि ठीक है आपने जी। पढ़ तो लिया ये सब। जी। ये 7 टास्क थे। कोई कहीं शक्को शुबा है। नहीं सर, लास्ट टाइम मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, इस दफा भी 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किए जब मैं गो थ्रू कर रहा था। और फिर जो है उनका वो आपने स्ट्रेटजी भी बताई थी, एक तो मैंने उसको जाके दोबारा से इसी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर सर्च किया। एक दो क्वेश्चन जो रेज हुए मैंने नोट किए, तो नेक्स्ट जो है वो उसमें आ गया। फॉर एग्जांपल उसकी कंप्लीट डेफिनेशन मुझे मिल गई। मैं बेसिकली उसमें देख रहा था ये इंफॉर्मेशन अबाउट, इट वाज अबाउट वेरिएंस। तो वो उन्होंने अच्छा। कंप्लीट आगे इंफॉर्मेशन दे दी वेरिएंस राइट। एनालिसिस के बारे में ना। तो मैंने कहा कि यार ये बिल्कुल। नई टर्म वेरिएंस एनालिसिस,
आइडिया तो था कि वेरिएंस को वेरिएशन है किसी आपकी, लेकिन हाँ, आगे उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और और बस एक एक बाकी बात है, आपने अपने ज़हन को क्लियर करना है। इफ यू आर बिल्कुल। कन्विंस्ड, दिस इज़ ओके। समझ आनी चाहिए हम्म बात, क्योंकि मसला ये है हम्म, कि जो पीएमबीओ के 6th एडिशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो किसी जी न किसी तरह से इस नए सिलेबस में और इवन इन द 7th एडिशन मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल। कुछ चीजों के ऊपर सर्चलाइट ज्यादा है, कुछ पे कम है। कुछ हम्म नए कॉन्सेप्ट हैं जिन पे ज्यादा गौर किया जा रहा है। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इस बात का चांस ही नहीं ले सकते कि मुझे तो कोई कॉन्सेप्ट एक आता ही नहीं है, देखा जाएगा। हम्म व्हाट कम में, कम जिक्र है, ज्यादा जिक्र है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स, वो टास्क दिए हुए हैं, एक हम्म, एक चीज जो उसमें कहीं जिक्र भी आ गया है, वो उसमें आपको कम अज कम इल्म जरूर होना चाहिए, अगर तजर्बा नहीं है तो। जी आप बिल्कुल। ये नहीं क्लास में जाके या एग्जाम में जाके कह सकते ओहो ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना हम्म इसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म, जी जी सऊद साहब, बिल्कुल। आपको अब आवाज तो पहले भी आ रही थी, आपकी आवाज देखें जरा आ रही है हमें कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है आपका माइक को या कोई ऐसी ऐसा मसला है, सम प्रॉब्लम। एनीवेज, सऊद साहब, अपना नजम तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये सारा पढ़ लिया है और मेरा कोई डाउट नहीं है। आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। साथ इसके अंदर ये थे जी चीजें, और ये हर टास्क के एनेबलर्स भी थे। और ये मैंने पिछली दफा भी आपको दिखाया था कि अगर बिल्ड अ टीम है तो बिल्ड अ टीम के अंदर उसके एनेबलर्स वगैरह होंगे। ये था जिस तरह से ये बिल्ड अ टीम के, ये बिल्ड अ टीम एक टास्क है और इसके ये एनेबलर्स हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि बिल्ड अ टीम तो 1.6 है, लेकिन आप उसके अंदर ये दिख रहा है कि सारी चीजें जो इसके अंदर शामिल की गई हैं उनका ताल्लुक 1.6 से नहीं है, और सीक्वेंस भी हम्म, ऊपर नीचे है। मतलब जी बिल्कुल। 1.6.1 पहले आना चाहिए था, 1.6.2 बाद में आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। वजह यह है कि ये उस ऑर्डर में चीजें लिखी गई हैं जिसमें अकर करती हैं, और जरूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक पीपल से ही हो या बिल्डर टीम से भी हो। अगर बिल्डर टीम करते हुए हमें कोई और एरिया से कोई काम उठा के लाना पड़ता है और उसको इस ऑर्डर में फिक्स करना पड़ता है, तो वो इसने यहां करके दिखाया हुआ है। तो बिल्डर टीम करने के लिए आपको जिस सीक्वेंस में चलना है उसमें आपको 1.2 में भी जाना पड़ रहा है। ठीक है हम्म जी। वो 1.2 वाज नॉट बिल्डर टीम, वाज समथिंग एल्स। 1.1 में भी जाना पड़ रहा है। 1.1 जो था वो मेरा ख्याल है निगोशिएशन था। तो इस तरह की चीजें, मतलब टीम को बिल्ड करने के लिए आपको इन स्टेप से गुजरना है। ये आपका पहला था। ये तो खैर मैं पहले भी फंस गया, पिछली दफा भी बात कर चुका हूं। मैं आगे चलता हूं। पिछली दफा हमने कम से कम दो को हल्का सा डिस्कस किया था। फिर ये दूसरा वाला थी डिफाइन ग्राउंड रूल, ये भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। डिफाइन ग्राउंड रूल में अगर आप देखें तो वहां ये कह रहा है, ये हैं जी, इसके 4 एनेबलर्स हैं डिफाइन ग्राउंड रूल्स के। वो कहता है जी पहले तो आप कलेक्टिवली डिफाइन करें ग्राउंड रूल्स को, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की। उसके बाद इनको कम्युनिकेट करें उन लोगों के साथ जिन लोगों के ऊपर ये रूल्स लगे हैं। मतलब किन के ऊपर रूल लगते हैं ये? बुनियादी तौर पे दिस इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट, इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द टीम आर विद द स्टेक होल्डर्स। खास तौर पे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर वगैरह, उनके साथ हमारे रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे, ये वो हैं। एक तो उनको स्टैब्लिश करना और मिलके स्टैब्लिश करना। यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू गिव आउट द रूल्स ऑफ द गेम। आप कौन होते हैं? वो जो स्टेक होल्डर है या वो जो बाकी लोग हैं, उनका ये हक है कि वो उसमें पार्टिसिपेटिव हों और वो रूल बनाने में उनका कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है।
यू आर नो बॉडी, यू हैव एब्सोल्युटली नो पावर एज सच। तो एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी का शामिल होना बेइंतहा जरूरी है, आप उनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। फिर आपने एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है कि लोग जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें, वो जो कहते हैं कि सेफ माहौल, लोग उसमें सेफ महसूस करें और उन रूल्स पे अमल करना आसान हो। मिसाल के तौर पे आपने रूल तो बना दिया है कि हम सच बोलेंगे, लेकिन कोई सच बोलता है हम उसे घूर के देखते हैं, हम उसको बुरी नजर से देखते हैं। तो इसका मतलब है हमने वो माहौल ही नहीं प्रोवाइड किया कि ये ग्राउंड रूल जो है इनके ऊपर अमल पैरा हुआ जा सके। फिर मैनेज एंड रेक्टिफाई, अगर कोई ग्राउंड रूल की वायलेशन करता है, कोई मसला है, तो एक बात याद रखिए, कवानीन आसानी के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई कानून ऐसा है जो लोगों के लिए फॉलो करना नामुमकिन हो रहा है, तो वी कैन ऑलवेज गो एंड चेक एंड चेंज इट, या फॉर दैट मैटर अगर उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है इस वायलेशन की वजह से, या वायलेशन के की रोशनी में उसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये तो एनेबलर्स थे, इसमें टीम चार्टर बनता है, बाकी चीज मैंने आपसे बात की थी। तीसरा वाला जो था वो था नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। अब इसमें तीन चीजें, एनालाइज द बाउंड्स ऑफ द नेगोशिएशन फॉर एग्रीमेंट। अब इसके अंदर ये ज़हन में रखिए, हर तरह के एग्रीमेंट आ जाते हैं, टीम एग्रीमेंट भी आ जाता है, स्टेक होल्डर के साथ भी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी। तो मतलब किसी के साथ किसी किस्म का भी जब एग्रीमेंट करना है तो एक डायनेमिक्स वही होंगी, कंफ्लिक्ट भी आएगा, आपने उन चीजों को रिजॉल्व भी करना है, कागज पे भी लिखना है, वगैरह वगैरह। सो जो ताल्लुक ताल्लुक है उस निगोशिएशन में, उसके बाउंड्स को निगोशिएट करना, दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे करने की और अपना बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगी। फिर उसमें हमें मिलजुल के दोनों पार्टीज ने असेस द प्रायोरिटीज एंड डिटरमिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या है, एक तो है ना, एक का रुख मशरिक की तरफ है, एक का मगरिब की तरफ है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम दोनों मिलके करना क्या चाह रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक चीजों को निगोशिएट किया जा सके और सही रुख में हम चल सकें। और अल्टीमेटली हमारी निगोशिएशन स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजीज कई किस्म की हैं, उनमें से कौन सी वाली स्ट्रेटजी आप प्रेफर करेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ में कहा जाता है कि जी डिसीजन मेकर, जैसे ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी में एक ही बंदा डिसीजन मेकर है, किसी से पूछता नहीं है। लेकिन अगर हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर ये भी हो सकता है कि हम पार्टिसिपेटिव हों, हम सब लोगों को शामिल तो कर रहे हों, मशवरा तो ले रहे हों, लेकिन फिर भी उसके अंदर अल्टीमेट डिसीजन बॉस का ही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की राय आमा की रोशनी में वोटिंग करा के हम कर रहे हों, या इस किस्म के और तरीके का। तो ये वो चीजें थी जी निगोशिएट एग्रीमेंट के हवाले से। इसमें वो बता रहा है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, रिसोर्स कैलेंडर्स हैं, ये वो चीजें हैं जो इस निगोशिएशन के नतीजे में निकलती हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिसोर्स कैलेंडर, गो लाइव, ब्लैकआउट्स एक्सेट्रा। कोई मुझे ये बताएगा ये गो लाइव क्या चीज है, पढ़ा तो होगा आपने जी नजम, व्हाट इज गो लाइव। बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल ही है। आप टीम जब अपनी अगर स्प्रिंट की मैं बात करूं, स्प्रिंट एंड और ये तो स्प्रिंट का एक डिलीवरेबल है, तो उसकी एक फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब वो कस्टमर एंड पे चला जाता है तो उसे हम गो लाइव कह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा फर्क इसमें ये चीज आ जाती है कि देखिए, एक तो आपको ये आपने स्क्रम एजाइल वगैरह इतना पढ़ा हुआ है, आपको इस बात का तो अंदाजा है कि एक तो होता है रिलीज प्लान। एग्रीड। रिलीज प्लान क्या शो करता है नजम?
बेसिकली रिलीज प्लान तो आपकी जो डिलीवरेबल्स हैं उनकी जो स्केड्यूलिंग है कि आपने कब स्केड्यूलिंग कब है, क्या क्या डिलीवर एग्जैक्टली। करना है किस और टाइमलाइन के साथ। और मेजर मेजर डिलीवरीज जो है, ये नहीं है कि वो छोटी 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 चीजें, ये मेजर रिलीजेस हैं कि जी हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को फला 3 महीने बाद या फलानी तारीख तक कितना डिलीवर करना है, फिर इतने गैप के बाद इस फलानी। तो मतलब नॉट, दीज गैप्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंट, दीज आर जस्ट लाइक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट की जैसे फेजेस होती थी ना, ये वो है। 4 या 5 फेजेस में हमने इसको रिलीज करना है, मतलब 4 या 5 रिलीजेस में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, राइट। तो अब होता क्या है कि हर रिलीज के अंदर तो कई आइट्रेशंस चल रही होती हैं। फर्ज करें मेरी एक रिलीज है 3 महीने या 6 महीने लंबी, लेकिन मेरा जो आइट्रेशन का साइज है, जो स्प्रिंट का साइज है, वो है 2 हफ्ते। तो अगर 6 महीने रिलीज डेट है तो ये तो 12 आइट्रेशंस बन जाएंगी। हर एग्जैक्टली। आइट्रेशन के एंड पे हम कुछ ना कुछ दिखाते हैं, अप्रूव करवाते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस तो वही हो जाती है। और जब किसी चीज की एक्सेप्टेंस हो जाए, कस्टमर उसे एग्री कर ले, एक्सेप्ट कर ले, अप्रूव कर दे, इसका मतलब है वो काम खत्म हो गया है, वो काम हमने दोबारा नहीं करना। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बेनिफिट है, हो सकता है कस्टमर को इमीडिएटली ना पहुंच रहा हो, फिजिकल फॉर्म में ये डिलीवरेबल अभी उसको रिलीज ना हुई हो। रिलीज जानी है 6 महीने बाद, एक्सेप्ट उसने अभी कर लिया है, तो अभी से लेकर 6 महीने एंड होके जब वो रिलीज उसको मिलेगी, दिस टाइम इज ब्लैकआउट पीरियड इन विच ही कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन व्हाट ही हैज एक्सेप्टेड। मेरी बात समझ आई? जी बिल्कुल। वो तो एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो चीज उसको वैल्यू वाइज अभी तक नहीं मिली। जी सऊद। आपका मैसेज नजर नहीं आया मुझे, 1 मिनट में देख लूं। जी सऊद, कुछ कहना चाह रहे हैं? आर यू क्लियर अबाउट द ब्लैकआउट पीरियड? ओके। और जो गो लाइव है, अब गो लाइव का मतलब है व्हेन द ब्लैकआउट पीरियड इज लिफ्टेड। ये जब प्रोजेक्ट एंड होता है तब आप मुकम्मल तौर पर, अगर एक ही प्रोडक्ट अल्टीमेटली जानिए, वैसे तो हम ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे, और अगर वो चीज कस्टमर के इस्तेमाल में आना शुरू हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स में चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट के एंड में ही जाके कंप्लीट होती हैं, और तभी वो असल इस्तेमाल में आ पाती हैं, ऑल दो विजिबिलिटी तो रहती है। तो गो लाइव अमूमन प्रोजेक्ट के एंड को या कभी कभी रिलीज के एंड को भी कहा जाता है, और ये वो टाइम होता है जब ब्लैकआउट खत्म हो जाता है। मतलब आप समझते हैं इस बात को कि मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट तो तभी खत्म होगा जब प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाए, लेकिन हर रिलीज पे कुछ ना कुछ चीजें ब्लैकआउट से बाहर निकल आएंगी। सो ब्लैकआउट आइटम्स में बी negotiated in advance based on the overall project schedule and timeline. एजाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर देयर मे बी न्यूमरस रिलीजेस, जैसे अभी मैंने बात की कि रिलीजेस होंगी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन ओवर द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अब वो रिलीज है, हर रिलीज में कुछ ना कुछ बेनिफिट मैं, हो सकता है वैल्यू ही डिलीवर कर रहा हूं। एक रिलीज के बाद मैंने पार्शियली वर्किंग सॉफ्टवेयर दे दिया, और अगली रिलीज में मैं मजीद उसमें कुछ वैल्यू एडिशन या मॉड्यूल्स देने वाला हूं। तो क्या हो रहा है कि मेरा ब्लैकआउट पीरियड हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग हो गया। लेकिन अगर खुदा ना खासा ऐसा सिलसिला है कि आखिर में ही नजर आना है, तो उस सूरत में आपका ब्लैकआउट पीरियड खत्म होगा, आप गो लाइव होंगे जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन खत्म हो। एनीवेज, ये वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। फिर ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने जरूर पढ़ लिए होंगे। कौन लोग हैं जिनको पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में, कैसे करना चाहिए, और उसकी सारी
तफसील। अगला टॉपिक, एम्पावर दी मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर। ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि स्टेक होल्डर्स और आपके टीम मेंबर दोनों दोनों आपको इन दोनों का ख्याल रखना है, इन दोनों को साथ लेके चलना है। ट्रांसपेरेंसी इसी का नाम है कि ये दोनों आपके टीम मेंबर्स भी, इंटरनल जो है, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, वो भी वो फुली एम्पावर्ड है। टीम को तो आपने डेलीगेट कर दिया ना काम कि जैसे मर्जी करो, लेकिन स्टेक होल्डर या स्टेक कस्टमर जो है उसकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। सो यू ऑर्गेनाइज अराउंड टीम स्ट्रेंथ। टीम की बात हो रही है तो टीम की स्ट्रेंथ जो है उसके मुताबिक चीजें प्लान होंगी और टीम खुद करेगी। फिर जो भी टीम के की अकाउंटेबिलिटी है, आप एज अ लीडर उसको मदद करेंगे। इवेलुएट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टास्क अकाउंटेबिलिटी, लाजमी बात है। इसके अंदर अमूमन एजाइल में प्रोडक्ट ओनर बीच में आ जाता है, एवेलुएशन के अंदर कस्टमर बीच में आ जाता है। एंड डिटरमिन एंड बिस्टो लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सारे डिसीजन अपने पास ना रखें, अपनी टीम को भी दें। और ये उसने छोटे छोटे डिसीजन उसके तरीके दिए हैं। टीम डिसीजन जो है कैसे करती है, छोटे छोटे तरीके हैं। फिस्ट ऑफ 5 है, डॉट वोटिंग है, ये आप बीच में पढ़ेंगे। और वैसे भी जो एजाइल आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पहले से पता होगा। तो ये चीजें हैं जिनसे आप छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं। खैर, ये स्लाइडें इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज आपने पढ़ भी लिया, देख भी लिया। और इसके अंदर ये जो बीच में चीज, ये देखें, फिस्ट ऑफ 5 रोमन वोटिंग, अब ये यहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी करता है। तो जिनको पहले ही आता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। अदरवाइज अगर पूरी तरह से ये चीज नहीं भी एक्सप्लेन हुई तो फिक्र ना करें, और किताबों में और जगहों पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिन लोगों को पहले से पता है उनके लिए ये इतनी गाइडलाइन या इतना इशारा काफी है कि किस तरीके से चीजें चल रही। फिर उसने जहां जहां जिन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव है, उसने बता दिया जी कि रेट्रोस्पेक्टिव कैसे चलता है। पहले हम एक वी सेट दी स्टेज, उसके बाद जनाब गैदर एंड शेयर डाटा, फिर जनरेट इनसाइट्स, फिर मेक डिसीजंस और फिर क्लोज। दिस इज अ साइकिल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। हर पोर्शन जब आइट्रेशन या स्प्रिंट हम कंप्लीट करते हैं तो एट द एंड ऑफ इट, जब वो अप्रूवल हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती है और कस्टमर चला जाता है, तो टीम आपस में बैठ के ये काम करती है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और फिर उससे कुछ डिसीजन लेती है कि आइंदा हम किन चीजों का ख्याल रखेंगे आने वाली रिलीजेस के अंदर, आने वाली वो जो आइट्रेशन के अंदर। खैर जी, इसके बाद आपकी ये तो आपने टीम को ऑन बोर्ड लिया था, अब उनको तैयार करना है, टीम को और स्टेक होल्डर को। इसके अंदर वो कहता है जी डिटरमिन रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज। अगर किसी की कोई कॉम्पिटेंस का मसला है, कोई ट्रेनिंग कम है, कोई समझ कम है, तो ये आपका काम है एज अ लीडर कि आप उनको उन एरियाज में ट्रेन करें, उनकी ट्रेनिंग की ऑप्शन उन्हें दें, एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग, एंश्योर ट्रेनिंग अकर्स, और फिर उनका ट्रेनिंग का आउटकम भी मेजर करें। फिर वही इसके टूल्स वगैरह बीच में आ जाएंगे, उनको डिस्कस किया गया है। डिलीवरेबल्स हैं ट्रेनिंग और मेंटरिंग प्लान, ट्रेनिंग कॉस्ट एस्टिमेट, ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग असेसमेंट और सर्टिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है। टूल्स में ट्रेनिंग गैप एनालिसिस, जिसको आप वो TNA कहते हैं, ट्रेनिंग इटसेल्फ है, पेयरिंग एंड मेंटरिंग है। अच्छा, एक तो ट्रेनिंग है, एक है मेंटरिंग। आप पेयरिंग का मतलब होता है कि टीम मेंबर्स आपस में ही वो क्या कहते हैं, बड़ी सिस्टम में एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मेंटरिंग में कोई कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी एक या एक से ज्यादा लोगों को मेंटर करता है, और मेंटर करने का बड़ा फर्क है। ये जो कोचिंग है, ये काउंसलिंग है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में भी, मतलब ट्रेनिंग और कोचिंग में थोड़ा फर्क है। लेकिन ट्रेनिंग में लोगों को ट्रेन किया जाता है कि ये एक्सरसाइज कराई जाती है बार बार कि ये काम ऐसे करने के आदी बन जाए। कोचिंग में हम सिर्फ उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। जो काउंसलिंग है उसमें हम एडवाइस देते हैं, और मेंटरिंग में हम सिर्फ दलासा देते हैं। मेरी बात समझ आइए, मेंटरिंग इज नॉट अ काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। मेंटरिंग का मतलब यह है कि आप एक तजर्बाकार बंदे के तौर पे बैठे हुए हैं, लोग आके अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं, बस आपका काम सुनना है। यू शुड नॉट बी स्पीकिंग एट ऑल। मेंटरिंग में
आप जिसे कहते हैं ना क्या, वाइज बंदा होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो कभी कभी बोलता है, दूर की कौड़ी लाता है। एग्जैक्टली मेंटरिंग का वो रोल है कि आपने उस बंदे को साइकोलॉजिकली डील करना है, उसको समझना है, और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपने एक छोटी सी एडवाइस देनी है, जो सिर्फ उस बंदे को रास्ता दिखाने या रोशनी डालने की हद तक काफी हो। एनीवे जी, खैर ये आप इसको इसको भी आपने पढ़ लिया और देख लिया। इसमें उसने बताया जी वो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग क्या होती है, सेल्फ बेस्ड ई लर्निंग और वगैरह वगैरह। कोई चीज आपके लिए नई नहीं है, लेकिन जिस ऑर्डर में चीजें यहाँ बयान की गई हैं वो शायद मुमकिन है आपके लिए कुछ नया हो। फिर हमारा है एंगेज एंड सपोर्ट वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स को हमने किस तरह मदद करनी है, वर्चुअल टीम मेंबर्स की नीड्स को देखें, उनके उनके पास क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। इंप्लीमेंट ऑप्शन फॉर वर्चुअल टीम मेंबर एंगेजमेंट, क्या तरीके हैं कि हम इनकी कोलेबोरेशन बढ़ा सकें। वर्चुअल टीम मेंबर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मैं एज अ टीम लीड या स्क्रम मास्टर, हाउ कैन आई फैसिलिटेट देम, मैं उनके दरमियान के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे दूर कर सकता हूं, उनके दरमियान में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें कैसे हटा सकता हूं। सो वो चीज आ जाएगी। और फिर आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहें कि आपकी टीम की जो जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ भी रही है कि नहीं बढ़ रही है। वैसे तो टीम खुद से अपनी, एक चीज होती है टीम वेलोसिटी, उसका ख्याल रखती है और उसको कॉन्टिन्यूसली इनहांस करती है। बट एज एज अ स्क्रम मास्टर और एज अ लीडर, एजाइल लीडर, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नजर रखें। आपने उसको कंट्रोल नहीं करना शुरू कर देना, आपने सिर्फ उस पर नजर रखनी है, ताकि आप टीम को एडवाइज कर सकें कि जनाब आपकी परफॉर्मेंस जरा थोड़ी कम नहीं होती जा रही, जरा थोड़ा सा देखें, आपको कहीं कोई ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, कोई मेरे से काउंसलिंग तो नहीं चाहिए। तो काम आपका सिर्फ एज अ लीडर ये है कि काउंसलिंग, मेंटरिंग और इस ट्रेनिंग, ये चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट करना है। तो ये नहीं है कि आप डंडा लेके उनके पीछे भागना शुरू कर दें कि मैं तबीयत साफ कर दूंगा अगर बंदे नहीं बने तो। ये काम आपका नहीं है, यू आर अ सर्वेंट लीडर। खैर जी, थोड़ा सा मैं ओवर शूट हो गया हूँ, मैं जल्दी से आगे जाता हूँ ताकि कोई चीज अगर स्किप ना हो जाए। अगला जो है हमारा वो ये है, बिल्ड अ शेयर अंडरस्टैंडिंग, ये लास्ट था। इसके अंदर जो हमारा फोकस है इस वक्त वो ये दो के ऊपर है, लाल में जो शो किए गए। वैसे तो शेयर अंडरस्टैंडिंग के टास्क में 1 2 3 4 हैं, लेकिन इस वक्त जहां पे हमारा फोकस है, जो हम इस चैप्टर में या इस जगह पे फोकस कर रहे हैं, वो है सर्वे ऑल नेसेसरी पार्टीज टू रीच कंसेंसस, और दूसरा सपोर्ट आउटकम ऑफ पार्टीज एग्रीमेंट। तो ये हम एग्रीमेंट जो लोगों के दरमियान, ये इसका ताल्लुक हो के पीपल से है, तो लोगों के दरमियान जो हम एग्रीमेंट्स करवाते हैं, ये उसको मजबूत करने का तरीका है। तो उसमें हमने कंसेंसस गेन करना है और ये सब। तो इसमें वो कहता है जी कि आपका जो विजन होना चाहिए फॉर आईटी, ये एक्सपी मेटाफोर होना चाहिए, प्रोडक्ट बॉक्स एक्सरसाइज, और जो टूल्स हैं उसमें चार्टर, प्रोजेक्ट प्लान, किक ऑफ मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो शुरू शुरू की चीजें जिसको हम इनिशिएशन में आमतौर पर डिस्कस करते होते हैं, ये वो शुरू शुरू की चीजें हैं। और इनके जो कोई भी आपने एक प्रोजेक्ट को शुरू करते वक्त जो एक मिजाज बना लिया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तमाम टीम मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को कॉमनली होनी चाहिए। ऐसा ना हो हर एक उसको डिफरेंट नजर से देख रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, कंफ्लिक्ट राइज होंगे। यहाँ पे उसने विजन स्टेटमेंट को बयान किया, बाकी विजन होता क्या है वगैरह वगैरह, लंबी डिस्कशन है, मगर मैंने डिस्कस की हुई है लेक्चर के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं, और लिखा हुआ भी है सब कुछ। तो मेरा कहने का मकसद है कोई नॉट अप हिल टास्क, सिर्फ अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आती, उसी के लिए हमने ये सेशन रखे हैं ताकि वो डाउट्स क्लियर हो जाए। ये फेस्ट ऑफ 5 और वो सब, ये सारा कार्रवाई यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया हुआ है। ये जनाब यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन या पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया जी। अब ये जो पहला मॉड्यूल आपका कंप्लीट हुआ है, इसका मैं एग्जाम आपको रिलीज कर दूंगा, वो आप अगली दफा राइट। करके आएंगे जी। और जो अगला मॉड्यूल है वो है स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट। इसी तरह जैसे
पहले प्लानिंग कह लीजिए जिसको आप, इनिशिएशन जो थी वो जो पहला वाला काम था, लोगों को इकट्ठा करना, ये हिसाब किताब करना, एग्रीमेंट्स करना वगैरह वगैरह, तैयारियां, वो इनिशिएशन वो आपकी पहले वाले मॉड्यूल में थी। और अब जो हम बात करने वाले हैं, नाउ वी आर आउट ऑफ द पीपल, नाउ वी आर इन द प्रोसेस। प्रोसेस बनाना है, प्लानिंग करनी है, और वो सारा कुछ सारे एरियाज की। सो यू कैन सी हियर, ये फिर ये सब के सब टू से ताल्लुक रखते हैं, मतलब इन सब का ताल्लुक स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट वाले ही टास्क से है। लेकिन इसके अंदर जो एनेबलर्स दिखाए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि वो एक खास सीक्वेंस में नहीं आ रहे। पहले 2.12 आ गया, वो कहता है कि इससे पेशतर कि आप कोई और भी काम शुरू करें, सबसे पहले तो अपनी मेथोडोलॉजी और मेथड और स्ट्रेटजी तो डिसाइड करें ना, पहले वो करें, उसके बाद स्कोप बनाएं, उसके बाद बजट एंड रिसोर्स, उसके बाद स्केड्यूल, उसके बाद क्वालिटी। तो इस सीक्वेंस में आप चलें और फिर इंटीग्रेट करें, ठीक है जी। फिर प्लान एंड मैनेज प्रोक्योरमेंट, एस्टेब्लिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह। खैर ये वाला आप पढ़ के आएंगे। इसमें भी जैसा कि हमें कुछ टाइम लगेगा, लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल 2-3 लेक्चर्स होंगे, 4 होंगे, वट, तो ये आपने पढ़ के आना है मॉड्यूल 2 अगली क्लास के लिए, और इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो लेक्चर है वो भी मेरा ख्याल है 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 6 घंटे का होगा शायद। जी सऊद सर, हाउ मेनी, एक मिनट, हाउ मेनी चैप्टर्स इन पीएमबीओके इज बेस्ड इन फर्स्ट मॉड्यूल। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि वो जो आपने फंडामेंटल्स पढ़े थे सारे, प्लस इंटीग्रेशन भी किसी हद तक, और इनिशिएशन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, इनिशिएशन की हद तक, मतलब जो तैयारियों वाले काम हैं वो सारे। बट मॉड्यूल 1 वाज मोर फोकस्ड ऑन पीपल, नॉट द प्रोसेस। नाउ इन मॉड्यूल 2, लेसन 2 जो है आपका, अब हम प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसमें लेसन 2 भी प्रोसेस का है, लेसन 3 भी प्रोसेस का है। लेसन 2 इज अबाउट प्लानिंग, लेसन 3 जो होगा इट इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां आप जितनी चीजें पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में, वो सारी चीजें, ये प्लान वो प्लान सारा कुछ, मतलब जितने भी नॉलेज एरियाज पीएमबीओ के 6th एडिशन में लिखे हुए हैं उन तमाम की प्लानिंग करना, ठीक है जी। तो ये काम होगा इसके अंदर। और जी कोई एनीथिंग एल्स? सर ये इट मीन्स ये जो साउथ साहब पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल सर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीएम बोक का चैप्टर 4 है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, और 5th है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, पार्शली और पार्शली हाँ पार्शली ऐसा नहीं प्रोजेक्ट, है। हाँ आप गौर ठीक कीजिए, है, मॉड्यूल 1 में तो जिक्र ही नहीं आया इन चीजों का, बिल्कुल। वो तो पीपल से रिलेटेड है। मतलब मैं ये कहूंगा, अगर आप उस तरह देखना चाहते हैं, तो वो जो 13वां चैप्टर है स्टेक होल्डर वाला, और जो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, बुनियादी तौर पे हमने उस पर फोकस किया हुआ है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग थिंग्स प्रिपेयर्ड, तैयारियां करने वाला काम। ऑल्दो पीपल के साथ और स्टेक होल्डर के साथ आगे दोबारा हमारा रिलेशन बनेगा, और वो जब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे होंगे, ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश कर रहे होंगे, दोबारा टीम आएगी, दोबारा पीपल आएंगे। तो जो चौथा मॉड्यूल है हमारा, वो दोबारा पीपल का है। उसके अंदर वो जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, रिपोर्टिंग है, वगैरह वगैरह, सब चीजें आ जाती हैं उसकी, और प्लान को अमेंड करना। स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट में हम प्लान को पहली दफा बना रहे होते हैं, तो अगर आप इसको प्रोसेस के हवाले से देखेंगे तो वो बात बनती नहीं है मुकम्मल तौर पे। लेकिन जनरली मैंने कहा कि जो मॉड्यूल 1 है उसका ताल्लुक पीपल, मतलब टीम और स्टेक होल्डर से है, और तैयारियों से है। इनिशिएशन टाइप का काम है, लेकिन एज सच इनिशिएशन के प्रोसेस को बीच में ना लाएं, लोगों को फोकस में रखें, टीम को और स्टेक होल्डर को। इट इज ऑल अबाउट पीपल। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यहां पर इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, ठीक है जी। तो यहाँ
पीपल जी से फोकस कम हो गया, यहाँ हम प्रोसेस में आ गए। मतलब लिखाई पढ़ाई का काम है, प्लानिंग का काम है, मिलजुल के हमने कोई प्लान बनाने हैं और उसको इंटीग्रेट करना है, ये सब वो हो रहा है। और जब हम अगला मॉड्यूल 3 में जाएंगे तो वहां पे उसके ऊपर अमल होगा, एग्जीक्यूशन होगी। फिर जब राइट आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चौथा मॉड्यूल आएगा, उसको आप मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं कह रहे, उसका कुछ और नाम है, लेकिन चौथे मॉड्यूल में हम फिर पीपल पे आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा, लोगों के साथ दोबारा इंटरेक्शन, ये काम हुआ कैसा हुआ, उनके साथ डिस्कशन, निगोशिएशन वगैरह वगैरह, अप्रूवल्स, रिजेक्शन, वट। और आखिर में जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर हम बिजनेस के मॉड्यूल में चले जाएंगे, वहां हम वैल्यू जनरेट करेंगे और क्लोजिंग करेंगे। राइट सर, फिर ये क्या ये कहना करेक्ट होगा कि हम पीएम बॉक्स 6 एडिशन को एज ए नॉलेज बेस तो पढ़ें, उसे नॉलेज गेट करने के लिए, जी टर्मिनोलॉजी जी जी, से बिल्कुल बिल्कुल। फेमिलियरिटी गेट करने के लिए, लेकिन हाँ हम ईसीओ के कंटेंट्स को फोकस करें कि जी, वो उनका पैटर्न क्या है। एग्जैक्टली। देखें, एक चीज नोट कीजिए, पीएमबीओ के 6th एडिशन इज रिटन इन अ प्रोसेस ओरिएंटेड फॉर्म, बट व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ, जो आपका अब एग्जाम है, इट इज नॉट प्रोसेस बेस्ड, इट इज वैल्यू ड्रिवन। एग्जैक्ट एग्जैक्ट ठीक है जी। तो अब हम वैल्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो प्रोसेस से रिलेटेड है आएंगी तो सही ना, प्रोसेस है तो सही, लेकिन हमारा फोकस अब प्रोसेस के ऊपर नहीं है कि ये काम करने हैं। हमारा फोकस अब वैल्यू ड्रिवन हो गया है कि हमने ज्यादा से ज्यादा, खूब से खूब तर, ठीक है ना, तो वो हमारा फोकस चेंज हुआ। राइट, ओके, गुड। चलें जी, तो योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज, जो लेक्चर है डे 2 का पार्ट 1, और उसकी रेलिवेंट जो भी उसका स्टडी गाइड के अंदर जो कुछ दिया हुआ है, जो पीएमबीओ के में दिया हुआ है, उनको जरूर पढ़ के आए, और अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करते हैं। मेरा ख्याल है 2 या 3 क्लासेस में हम इसको भी, इस मॉड्यूल को भी खत्म कर लें। इंशाल्लाह। इफ देयर इज नथिंग मोर, तो मेरा ख्याल है हम 15 मिनट, वैसे ही मैं ओवर शूट कर गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर सऊद, आप 10 मिनट लेट आए थे, वो तो आपका तो बनता है। इट्स ओके सर, बेसिकली जब ये डिस्कशन होती है, आप भी जब किसी प्रोसेस को, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा लर्निंग होती है। तो हमें तो डेफिनेटली आपका जो टाइम हमसे ज्यादा कीमती आपका है, आप हमें टाइम दे पाते हैं, ये वी आर थैंकफुल टू यू। नहीं नहीं, बस मैं बल्कि ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करता, क्योंकि टाइम कम होता है। तो वो जो आपकी रिकॉर्डिंग है, मैंने कोशिश की हुई है कि उसके अंदर कोई बात मिस ना हो, लेकिन अगर कोई बात मिस होती है, अगर कोई शक रह जाता है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको क्लैरिफाई करें। जी, श्योर श्योर, चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। मिलते हैं जनाब ओके, अपनी क्लास में, और मॉड्यूल 2 के साथ असाइनमेंट कर लीजिएगा, आई मीन क्विज कर लीजिएगा, और तैयार होके आइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। श्योर खुदा श्योर, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।